नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन के जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आज हमारा यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट बन करके तैयार है, आप लोग उसको एक दो बार अवश्य देखिए। आप लोग केवल सुन लीजिए और निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए उसी तरह से आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर से। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है क्या है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारा कब शुरू किया गया? 6-7 मई 2025 को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे, बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़ और सियालकोट के निकट। ये सभी स्थान लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। आगे उन्होंने बताया कि उधर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान द्वारा प्रक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र यूएवी को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीकी, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे, जिसने पाकिस्तानी पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकवादियों में लश्कर ए तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्शा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार। लश्कर का ही एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षक मुदस्सिर खाड़ियन खास उर्फ मुदस्सर अबू जुंदाल, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था, इस हमले में मारा गया। अगला पॉइंट है जैश मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश के ऑपरेशन प्रमुख का पुत्र था, भी इस हवाई हमले में ढेर हुआ। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 1999 के IC-814 विमान अपहरण और 2019 पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ़ और मुदासिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाई में मार दिए गए। आगे है 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया। यानी बनियान अल मरसूस जवाबी ऑपरेशन किस देश ने चलाया? पाकिस्तान ने चलाया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान देश के कई सैनिक एवं जवान शहीद हो गए। कुल 9 जवान शहीद हुए, जिसमें शहीद सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक चिंगखम, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज़, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक और शहीद दिनेश कुमार शर्मा थे। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें।
युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें क्या थी? सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम सीजफायर का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात कर तनाव घटने को कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों के आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 17 बजे IST से प्रभावी होकर ज़मीन पर हवा में और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाइयाँ रोकने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को 8 बजे सांय के अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। वो 4 सिद्धांत कौन से थे? पहला, जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा। परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं होगा। आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस एक BSF जवान पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया था उसे 14 मई 2025 को छोड़ दिया गया। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। 59 सांसद सदस्यों वाले 7 समूह कुल 32 देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे। निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे। नंबर 1, शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भाजपा, संजय कुमार झा जदयू, वैजयंत पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि DMK, सुप्रिया सुले NCP, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल हथियार प्रणालियाँ दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, स्काल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इसकी उत्पत्ति यूरोपीय। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। उत्पत्ति इसकी फ्रांस से। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। उत्पत्ति भारत रूस संयुक्त उद्यम। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल उत्पत्ति भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस। अब भारतीय सेना हथियार प्रणालियाँ कौन कौन सी थीं इसके बारे में देख लेते हैं। स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशंस। इसकी उत्पत्ति भारत इजराइल। IAI हरोप लोइटरिंग म्यूनिशंस। उत्पत्ति इजराइल। भारतीय वायुरक्षा प्रणालियाँ पाकिस्तानी प्रदेशों से बचाव के लिए कौन कौन सी थीं? S-400 ट्रैम्प सुदर्शन चक्र। उत्पत्ति रूस। भारतीय सेना के लिए अनुकूलित। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। उत्पत्ति भारत DRDO। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्रों एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस
हेतु दीर्घावधि रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं। 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इस यूनिट की स्थापना SCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेंगी। SCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। यह यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधित उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेंगी। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रति माह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्य उत्पादन वर्ष 2027 तक शुरू करेगा। 6 स्वीकृत सेमीकंडक्टर इकाइयाँ, कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं इनकी संख्या हमको याद रखना है, 6 की गई हैं। इसमें कौन कौन से हैं? माइक्रोन ATMP गुजरात साणंद में है, इतना याद रखिए, बाकी और कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। टाटा PSMC फैब धोलेरा गुजरात में, TSAT टाटा ATMP मोरीगांव असम में, CG रेनेसास स्टार्ट OSAT गुजरात साणंद में, कैनीस सेमीकॉन OSAT गुजरात साणंद में, SCL फॉक्सकॉन फैब ईडा UP में स्थापित होंगी। ये 6 कंपनियां हैं। आप 6 कंपनियों का नाम याद रखिए और ये कहाँ पर स्थापित होंगी उनके स्थान को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा एवं बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीकी पर चिप डिजाइन का कार्य करेंगे। यह देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर डिजाइन कर चुके थे, लेकिन 3 नैनोमीटर पर कार्य करना एक नई सीमा है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण यानी 2015 में शुरू हुई थी, 2025 चल रहा है। इस प्रकार से इसके 10 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था। तो कब शुभारंभ हुआ था? 9 मई 2015 को। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा, पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या हैं इनको देख लेते हैं। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं।
PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई है। PMSBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया तथा 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्रदान हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिसमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना खाताधारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें से 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारक नामांकित हैं। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह 2019 में प्रारंभ हुई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको शुरू किया। व्यापारी और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS 2019 में शुरू। PM किसान 2019 में शुरू। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में शुरू। वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों, डाकघरों के खाताधारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम देना होगा, जो ग्राहक बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्ण क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यद्यपि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्ण हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि केवल 1 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम देय है। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। अगला टॉपिक है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025।
फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अर्थात ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। इसको आप याद रखिए। इसमें स्मरणीय तथ्य देखते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नव प्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेव्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। भारत ने वेव्स मंच से 2029 तक $50 अरब के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। भारत पवेलियन कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर्स लीप में दिखा रहा था। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। मुंबई में स्थापित हो रहा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC XR सेक्टर को समर्पित होगा। वेव्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रॉम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJENM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इस मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी। इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधुरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारतीयों के आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। फरवरी-मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2022 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने से इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2022 अपने त्रिभाषा फार्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। इसमें स्मरणीय तथ्य हम देखेंगे कि संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को
असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NEP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय। हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया है। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान को देख लेते हैं। अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रयास के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन है। अगला टॉपिक है हमारा विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। तो कौन सा बंदरगाह? विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। विझिंझम बंदरगाह कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत यह दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। विझिंझम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चलकर चरमरत विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोपीय एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवाओं में विझिंझम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखला से जुड़ गया है।
विजिंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है। यह पूरी जो परियोजना है कितने चरण की है? पूर्ण परियोजना 4 चरण की है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे। लगभग 5,595 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,254 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा तथा लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर के मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता तथा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र को स्थान मिला है। इसमें स्मरणीय तथ्य, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिसमें अब तक कुल 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया। अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या कुल कितनी है? 3 है। दोनों पांडुलिपियाँ मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियाँ पुणे, महाराष्ट्र स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी में संरक्षित हैं, जो दुर्लभ पांडुलिपियों में सबसे बड़े संग्रहों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। यह युद्ध क्षेत्र संवाद है, जहां अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित माना जाता है। नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि भरत मुनि द्वारा की मानी जाती है। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध यानी कोडिफाई किया गया। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्यवेद या पंचम वेद कहा गया है, जो 36,000 श्लोकों का विशाल ज्ञानकोश था, जिसे गंधर्ववेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्यशास्त्र के रूप में संकलित किया। ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृत और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम माना जाता है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर
26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। स्मरणीय तथ्य 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। यह दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान था। 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान था। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि की स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज के अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। यह पूछा जा सकता है कि प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो यह 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। दूसरा रिकॉर्ड 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यद्यपि 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी यह कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहां की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है कि वहां सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड्स और 2750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक 2027 में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ तथा 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। ध्यातव्य है कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ वर्ष 2013 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। ध्यातव्य है कि कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषी स्थिति से निर्धारित होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान हेतु शुभ अवधि का संकेत माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति ने मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्थल प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। केंद्र सरकार द्वारा मेले में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया, जहां शिल्प एवं लोक कला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प बाजार के जरिए देश की कला संस्कृति को दर्शाया गया। इसी प्रकार विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट, रामायण, कृष्ण बोध आदि की झांकियां लगाई गई। अब हम लोग देख लेंगे कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को मंजूरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने का तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। स्मरणीय तथ्य: मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण से संबंधित सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की थी। इस आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्कृत प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उप वर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उप वर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। क्या होता है उप वर्गीकरण, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सामान्य अर्थ में उप वर्गीकरण किसी श्रेणी की छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। पट्टेदार अंचू साड़ी को GI टैग। भौगोलिक संकेतक किसी वस्तु का वह संकेत है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को बौद्धिक संपदा के एक रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 में के अनुच्छेद 1(2) में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल है तथा अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। भारत, जो विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, ने भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। दार्जिलिंग चाय, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, वर्ष 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI उत्पाद बना। मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को भौगोलिक यानी GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 77 GI टैग शीर्ष पर है। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस और ट्रेडमार्क्स
द्वारा पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ गडक जिला की है। पट्टेदा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से होती है।